बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। 9 मई के वाक़यात सोची समझी साजिश के तहत की गई, जबकि मुल्क भर में महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज पर जमात इस्लामी की क़यादत पर मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख के जल्द ऐलान का मुतालबा किया है। इस समय दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको भी डॉक्टर साहब, मुल्क भर में बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एहतसाब के अमल पर भी बात कर लेते हैं। महंगाई के हवाले से जो एहतजाज हो रहे थे उस पर जमात इस्लामी की क़यादत पर मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन से जल्द इंतखाबात का मुतालबा किया है। आइंदा चंद दिन आप मुल्की सियासी मंजरनामे में क्या अहम तब्दीलियाँ होता देख रहे हैं? देखिए, बहुत कुछ होने जा रहा है। ये जो यानी आप यूँ समझ लें कि ये एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ का के अगले चंद रोज़ हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो क्रिकेट के हवाले से भी चल रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं वो जो मुख्तलिफ सियासी, माशी, अदालती फ्रंट्स, खित्ते के वाक़यात, तो ये बड़ी ख़बरों के दिन हैं। तो जिसे कहना चाहिए ना कि लोग सब अलर्ट रहें, ठीक है। और ये ऐसी ख़बरें जो कि दूररस जिनके नताइज मुरतब होंगे, मुल्क पे भी और ख़त्ते में भी, और शायद आलमी सतह पे भी। सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं ना कि मुल्क के अंदर कौन से वाक़यात हैं जो अच्छा। एक तो पहली बात यह है कि हम उन ख़बरों के ऊपर बात कर रहे हैं जो जिनका बिल्कुल वाज़े हमारे सामने दो, मतलब मिसाल के तौर पे दो तारीख़ें हमारे सामने वाज़े हैं। अच्छा, एक तारीख़ तो है जो कि ये अभी आने वाला जुम्मा है जी। अच्छा, ये जो जुम्मा है इस तारीख़ को 8 तारीख़ को सदर आरिफ अलवी का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो रहा है बतौर सदर। और वो उससे पहले जो उनका ये जो अगर उस हवाले से देखा जाए कि सदर अपनी मुद्दत ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन सदर जो हैं वो अपनी ये जो दिन है अगले चंद वो लाहौर में गुजार रहे हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्वोकेशंस में और मुख्तलिफ़ तकारीब वगैरह में वो शरीक हो रहे हैं। और उनका जो मतलब वो इस्लामाबाद में नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें सामने आ सकती हैं। एक बात तो ये है कि सदर जो है वो अपना ओहदा छोड़ दें, तो अपना ओहदा वो कैसे छोड़ें? आइन के मुताबिक तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं अगला इलेक्टोरल कॉलेज बनने तक जी। और वो अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो फिर उनसे वो इस्तीफ़ा तो देने का उनका कोई वजह लिखेंगे ना, वो क्या वजह होगी उनकी इस्तीफ़े की। और फिर अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो ज़ाहिर है कि चेयरमैन सेनेट उनकी जगह संभाल लेंगे, तो फिर वज़ीर आज़म में निगरान होंगे और सदर भी के निगरान होंगे। मतलब ये फिर अजीब सा एक पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा। तो देखते हैं कि सदर अपनी जगह रुकने का फ़ैसला करते हैं या वो जाने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन ये दोनों सूरतों में फिर क्योंकि अभी तक हमने जो निगरान हुकूमत है, ये निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो हलफ बरदारी की तकरीब से हट के हमने इस निगरान हुकूमत की कोई मुलाकात सदर के साथ नहीं देखी जी। जो कि अमूमन होता है कि काबीना के अरकान मिलते हैं और जाते हैं और बात करते हैं। तो देखना यह है कि लेकिन उसमें फिर यही बात होगी कि फिर वो दो जगहों पे कायम मकाम होंगे। मतलब आप समझेंगे फिर सारा मुल्क ही में ही जो पॉलिटिकल सिनेरियो हर जगह ही आपको कायम मकाम और निगरान नजर आएंगे। कहीं पर कोई भी ऑफिस जो है वो परमानेंट नहीं होगा, इंक्लूडिंग गवर्नर्स, क्योंकि गवर्नर्स भी पॉलिटिकल सेटअप के अपॉइंटी हैं। MQM, JUIF, मुस्लिम लीग नून, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फिर ये किस तरह से आगे चलेगा मामला। तो सदर अच्छा, और सदर जाने से पहले क्या इलेक्शंस का ऐलान करते हैं, नहीं करते,
ये भी इतलात हैं कि वो कर देंगे, ये भी है कि नहीं करेंगे, मुशावरत उन्होंने कर ली, तो इलेक्शन का ऐलान अगर करना है तो लाहौर जाके क्यों करेंगे, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या मुशावरत होगी दोनों की इससे पहले, और ये इस हफ्ते में क्या कोई तारीख का ऐलान हो जाएगा, जनवरी का ऐलान होगा। बड़ा अनयूजुअल सा होता है वैसे जनवरी का इलेक्शन कभी। उसकी वजह यह है कि जनवरी में तो बर्फ़बारी काफ़ी मुल्क के इलाकों में, लेकिन हो भी सकता है। तो वो जनवरी का करते हैं, 90 दिन का क्या क्या करते हैं, तो ये जो है ये इस हफ्ते ये सारा तय होगा, ये हफ्ता। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगला हफ्ता है, उस अगले हफ्ते में जो है वो उस हफ्ते के अख्ताम पे चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे 16 तारीख की रात 12 बजे। और 16 तारीख को रिटायर होंगे, तो लेकिन उससे पहले जो है वो ये कोई लाजिम तो नहीं है, लेकिन अमूमन एक रवायत रही है। मैंने चेक किया अभी तो मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस और जो बार काउंसिल मुख्तलिफ, उनकी तरफ से ये होता है कि आखिरी चंद हफ्तों में, कभी कभी महीना भी हमने देखा है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो मुख्तलिफ उनके अलविदाई तकारीब स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जो ये हफ्ता है, इस हफ्ते में अभी तक जो हमारे सामने रोस्टर आ रहा है कि 5 तारीख को जो इनैब तरामीम का मुकदमा है और उसके बाद भी मुकदमात हैं, और ये तो चीफ जस्टिस जो हैं वो इस्लामाबाद में ही हैं। और उसके बाद 16 तक जो उनका अगला यानी जो लास्ट वीक बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ ये भी जहन में रहे कि जो हमारे आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका गैर मामूली सी चीज़ थी कि उनका पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया जी। बड़ा इंडिविजुअल सा था कि फैज़ ईसा साहब अपना संभालेंगे, हलफ बर्दारी की उनकी तकरीब होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर फिर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल्स, फुल कोर्ट, जजों के मुख्तलिफ जो आपस में अशाइये और इस तरह की वो सारे, तो वो फिर आखिरी हफ्ते तक उसको रखा जाए, क्योंकि इस हफ्ते गालिबन जो हैं वो दावतनामे आए हैं। बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमने दावतनामे भेजे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब शायद अवेलेबल नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि किसी जगह चले जाएं इस हफ्ते वो, लेकिन ये है कि ये अगले हफ्ते चले जाएं। लेकिन ये है कि अभी तक उन्होंने कहीं पर जिनसे मैंने बात की बार एसोसिएशंस के लोगों से या बार काउंसिल, उनकी तरफ से था कि वो हमारे पास कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगले चंद दिनों में ये 2 तब्दीलियां जो हैं, अच्छा एक तब्दीली होती है तो कैसे होती है, और नहीं होती तो फिर क्या सिनेरियो बनता है, तो वो देखना है, यानी जो सदर की। और दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो मतलब ये जाने से पहले क्या इनके फैसले ये क्या करके जाते हैं, और फिर जो फैज़ ईसा साहब हैं वो जब चीफ जस्टिस का हलफ उठाते हैं अगले चंद दिनों में, तो मतलब वो अभी नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन से, क्योंकि जो भी केसेस हैं जो सारे, मतलब ये बड़ा एक अजीब सा है ना कि एक बेंच बना हुआ, बहुत सारी समातें हो गई, फिर वो टूट गया, फिर नई चीफ जस्टिस आए, तो वो एक मतलब कोशिश होगी यकीनन बंदयाल साहब की कि वो जाने से पहले क्लोज कर जाएं बहुत सारी चीज़ों को। मतलब एक 3 रुकनी बेंच बना था, बहुत सारी समातें हो गई, रुक गया, फिर वो टूट गया, फिर वो आगे हो गया, फिर उसके फैसले क्या होंगे। अच्छा, ये अमूमन ऐसा हुआ नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। मतलब मिसाल के तौर पे कोई भी हमने देखा है कि जो इस तरह से कोई तकसीम नहीं सामने आई, चाहे वो साकिर निसार साहब का दौर हो या वो जो है वो उससे पहले के अदवार हों, यानी खामोश ही बात चलती थी। ये आप चले जाएं तो फिर आपको सिर्फ रफ़ीक तारड़ साहब और वो जो ज़माना था जब सैयद अहमद सिद्दीकी साहब, सज्जाद अली शाह साहब, वो जो वाक़यात हुए थे, तो उसके बाद कभी इस तरह से यानी आई नहीं सामने। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बदकिस्मती से एक जो ख्यालात के अंदर जो है वो तकसीम है, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, फिर उसके साथ जो और मामलात हैं पॉलिटिकल, सियासी तौर पे तो अफवाहें बहुत हैं, लेकिन मेरे पास उसमें कोई ऐसी मुसद्दिका इतला नहीं है कि मैं उसके ऊपर कोई बात करूं। मतलब मिसाल के तौर पे क्या
पर्दा कोई डील हो रही है या मामला तय हो गए हैं या नहीं हुए हैं। मेरा अपना ख्याल है कि कोई मामला किसी किस्म के किसी जगह पे तय नहीं हो रहे और ना उनकी कोई अलामत है। और आने वाला जो कुछ दिन हैं वो जो जहाँ पे ये तब्दीलियाँ हो रही होंगी तो वहाँ पे एहतसाब और उसके साथ साथ जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब को हर सूरत अवामी बेचैनी के ऊपर काबू पाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये IPPs और ये जो हड़तालें और जो महंगाई और फिर डॉलर उसमें बिजली की कीमतें दोबारा बढ़ाने की शायद बात हो रही है और इसमें डॉलर जो है वो उसको किसी ने तो संभालना है। मतलब है कि डॉलर अगर कल स्टार्ट होता है वर्किंग डे और फिर दोबारा डॉलर इतनी सियासी बेयकीनी के दौरान तो उनको अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत करनी होगी। ठीक है, क्योंकि देखें उनके मैंडेट में हो या ना हो लेकिन रियासत तो है ना, मतलब वो इस वक्त केयर टेकर हैं तो ये तो हो नहीं सकता कि जी वो, और शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं वो पहले भी केयर टेकर दौर में वो वज़ीर ख़जाना रही हैं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि वो बिल्कुल मुल्क जो भी अगली हुकूमत आनी है तो उससे पहले वो पता ही ना हो उनको कि डॉलर और लोग सड़कों पे और ये हिजान और इसके दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब ताजिर हड़तालें कर रहे हैं और ये और वो बढ़ेगा एहतजाज और उसमें क्या वकला आगे कुछ शामिल हो रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। लेकिन मतलब है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर रियल एंड प्रेजेंट डेंजर है जो अवाम के अंदर बेचैनी है, रियासत के लिए, पूरे मुल्क के लिए, सबके लिए, कि इतनी ज़्यादा महंगाई और इतनी ज़्यादा, यानी कोई किसी को नहीं पूछ रहा कि भाई ये डॉलर कितने का है, कहीं कह रहे कोई अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही है, कहीं कह रहे कुछ हो रहा है, कहीं कुछ और, हर किस्म की बात चल रही। तो वो जो गिरफ्त है वो गिरफ्त अपनी उनको बाहर सूरत मजबूत बनानी होगी, रियासत की जो रिट है, क्योंकि वो बहरहाल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन बहुत से मामलात ऐसे ना हो जो बिल्कुल हाथ से निकल जाएं। ठीक है, और उसमें हड़तालें फिर आने वाले दिनों में होने जा रही हैं और हड़तालें वैसे ही काम बंद हो रहा है तो लोग कहते हैं कि चलो इसको फिर बंद करो, और ये इन मामलात को कभी भी जो है वो बहुत कहना चाहिए ना कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक सब्ज़ी वाले लड़के ने अपने आप को आग लगाई थी ट्यूनीसिया में, ठीक है ना, पुलिस उसको मामूल था, पुलिस उसको मतलब वो इधर उधर जाता भागता फिरता था, पुलिस उसको थप्पड़ मारती थी, भगा देती, एक दिन उसने आग लगाई। तो ये इस तरह की सूरत हाल से देखें कि ये खुदकुशियाँ हो रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, लूट मार हो रही है, सोशल अनरेस्ट, इसको कंट्रोल करना उनका सबसे अहम इस वक्त काम है। बाकी काम तो रियासती अदारे कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, FI अपना काम कर रही है, पुलिस बहुत स्ट्रेस में है यकीनन, क्योंकि वो जो भी ये ख़ास तौर पे पंजाब और KP और गिरफ्तारियाँ और इस्लामाबाद पुलिस, लेकिन वो उनका जो है वो मईशत पे और बाकी जो मामलात हैं कि अवाम को ये कहते हैं ना सूदिंग इफ़ेक्ट, कि थोड़ा सा अगर मतलब कोई ऐसी बात, कोई ऐसे मामलात के और होगा और मज़ीद का मतलब वो थोड़ा सा उनको कोई ऐसा रिलीफ, या तो मुलाकातें शुरू करें ताजिरों के साथ, और मतलब देखें इसमें कोई ना कोई मतलब किसी ना जब कोई ना कोई हल ज़रूरी है। IPP सामने बैठी हुई है ना, देखें वही बात फिर वही आ जाती है। तो ये कैसे ये हमारा काम नहीं है, उनको वो खुद देख रहे हैं और वो खुद जाहिर है कि अपने आप को एक होना भी चाहिए, लेकिन ताकतवर जगह पे। निगरान वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि इतनी महंगाई है ही नहीं, तो फिर नहीं देखिए तीन चीज़ें होती हैं ना, तीन चीज़ें होती हैं। आप कभी उसमें देखें ना, मुख्तलिफ अंदाज हैं रिस्पॉन्स के, लेकिन उसमें ये होता है यूजुअली कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इग्नोरेंस नंबर 1, ये मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर, वैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको बताया ना जाए सही तरह। इग्नोरेंस नंबर 2, डिनाइल, बिल्कुल, और थर्ड पैनिक। मतलब रिस्पॉन्स के 3 स्टेजेस, इग्नोरेंस, डिनाइल कि नहीं, और फिर उसके बाद पैनिक। तो ये जो है ये डिनाइल और पैनिक के दरमियान का जो है ना, मतलब उसको तो यहाँ रोकें, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद अगर मामला ख़राब होंगे तो फिर कोई पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए ना, तो इसको यहाँ रोकें। इससे पेशतर कि वो जो है ना सब अच्छा है की रिपोर्ट सुनाने वाले जो हैं वो चारों तरफ से सब अच्छा है की रिपोर्ट बता रहे हैं, सब अच्छा नहीं है,
तकरीबन सब कुछ बुरा है इस वक्त, जो कि महंगाई और बिजली के बिलों और टैक्सेस के हवाले से और डॉलर के हवाले से है। तो इन मामलात को देखें। अच्छा, अब ज़रा कुछ देर में वापस आते हैं और इस पे कंटिन्यू रखेंगे ये मुल्क के हालात पे, क्योंकि ये, लेकिन मैं ज़रा 2-3 बातें को आपस में लिंक्ड हैं। ये हफ्ता जब एक तो कल जब यहाँ पे कल का दिन जब शुरू होगा तो यहाँ पे देखते हैं कि इस्लामाबाद में, क्योंकि कल केसेस होंगे, फिर ज़मानतें लगी हुई हैं, फिर मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं, लेकिन इसी दौरान जो है वो प्यूटिन मिल रहे होंगे अर्दोगन से। और ये सूची में ये बिल्कुल जो एक साहिली शहर है साउथ रशिया, और वहाँ पर वो तय हो रहा होगा कि ये गंदम की जो डील है जो कि ख़त्म हो गई थी जुलाई में, और जिसके ऊपर जो है वो रशिया का कहना ये था कि ये गंदम जो है ये जिस माहदे के तहत दी गई वो गरीब मुल्कों को नहीं भेजी गई, बल्कि उसको जो अमीर मुल्क हैं मुख्तलिफ वो उसको लूट के खा गए, तो इसीलिए वो उस पर नहीं जा रहे थे। लेकिन अब वो यकीनन, क्योंकि अफ्रीका और डायरेक्ट, तो वो एक मुस्बत खबर आने की तवक्को है कि माहदा आगे तय पा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा उसमें ब्रोकर है और टर्की उसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, उसके साथ ही जो दूसरा, एक तो ये बात अहम है, दूसरा ये कि G20 समिट तो बाद में है ना, G20 समिट में तो अभी दिन है, लेकिन G20 समिट से पहले जो है वो हो रहा है ये आसियान, और आसियान का इजलास हो रहा है, और उसके साथ ही हो रहा है ईस्ट एशिया समिट, और उसमें शिरकत के लिए जो है वो मतलब ना प्रेसिडेंट बाइडन आ रहे हैं और ना प्रेसिडेंट शी आ रहे हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडन आ रहे हैं इंडिया, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे। वहाँ क्यों नहीं जा रहे ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो आसियान समिट है वो आसियान के मुल्क जो हैं वो लगता है कि उन्होंने कैमला हैरिस साहिबा को दिए हुए हैं, और कैमला हैरिस वहाँ जाएंगी और वो आसियान और ये समिट, और ये 7 और 8 तारीख को या 6 और 7 तारीख को दरमियान में, या 7 या 8 तारीख को गालिबन इतलात ये हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो भी आसियान समिट के लिए वहाँ पे पहुँच जाएंगे जकार्ता। ठीक है। अच्छा, और ये बात बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट है, 6 और 7 को, सॉरी 6 और 7 को, 7 और 8 को नहीं, 6 और 7 को। अच्छा, तो वहाँ पर जो है वो कैमला हैरिस हैं, वहाँ पे जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा आ रहे हैं, वहाँ पे जस्टिन ट्रूडो आ रहे हैं, वहाँ पे ऋषि सुनाक आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ऋषि सुनाक जो बरतानी वज़ीर आज़म हैं, अच्छा हर कोई आ रहा है पीछे अपने प्रॉब्लम्स छोड़ के, मतलब पीछे सब अच्छा है नहीं है, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो पीछे G20 समिट है, और एक उसमें देखें ये जो G20 है ना, ये G20 ग्लोबलाइजेशन के दौर का फोरम है। ग्लोबलाइजेशन, ये है डी ग्लोबलाइजेशन का दौर, ठीक है। इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, आइंदा भी इस पर बात कर लेंगे डिटेल में, लेकिन ये डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है इस वक्त, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ठीक है। पहिया उल्टा चल रहा है, जिसके तहत ये बने थे फोरम। बहुत से फोरम्स अब बन गए हैं, मतलब मिसाल के तौर पे अब जैसे मतलब ब्रिक्स है, क्वाड है, G7 है, ठीक है ना, मतलब ऑकसस है, मतलब ये सारे जो हैं ये मतलब बहुत से फोरम्स हैं जहाँ पे लीडर्स मिलते हैं, उनमें से एक फोरम है बस G20। इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं, G20 फोरम की कोई हैसियत नहीं, सवाए इसके कि इसमें लोग आपस में मिलते हैं और गपशप लगाते हैं, और कंपनीज के CEOs मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चैटर करते हैं, और एक तस्वीर उतरती है और एक स्टेटमेंट आ जाती है जो ना आने जा रही है आसियान में और ना आने जा रही है G20 में। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन जंग ने बिल्कुल इस वक्त जो है वो आप समझें कि इस मरहले पे, क्योंकि प्रीमियर शी नहीं आ रहे दोनों जगहों पे, शी जिनपिंग, तो इसलिए उसकी, और ना ही प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं, तो इसीलिए इनकी जो अहमियत है वो चाइना और रशिया ने एक तरह से रखी भी है बहुत ज़्यादा। आसियान से तो चाइना और रशिया अलग हो नहीं सकते ना, आसियान पे बहुत गहरा असर है रशिया का भी, बाय द वे ये ध्यान में रखिएगा। रशिया एक बहुत बड़ा आर्म सप्लायर है ट्रेडिशनल आसियान ममालिक का। अच्छा, तो ये जो है ये और चाइना तो है ही ज़ाहिर है उनका पड़ोसी, लेकिन 9 डैश लाइन चूँकि आ गई सामने, तो 4 ममालिक जो हैं उनको इतराज़ात भी हैं, ठीक है ना,
और इंडिया के अलावा आसियान ममालिक के, और उसमें फ़िलिपीन भी है, उसमें मलाइशिया है, उनको इतराज़ हैं। जज़ायर के वाले से हम पहले भी बात करते रहे हैं इस पर, लेकिन ये है कि वो खुल के मतलब वो अपनी ट्रेड वगैरह किसी सूरत चाइना के साथ ख़राब भी नहीं करना चाहते, तो वो ठीक है, एक डिमार्च कर दिया, ये किया वो किया, लेकिन वो ताल्लुकात उनके हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आगे जाके जंग हो जाए तो जंग के अंदर वो कोई मतलब एक जगह पकड़ें, एक कोना पकड़ें, क्योंकि उसकी वजह ये कि बड़ी मुश्किलों से खुद अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं कई महीनों की एक कम्युनिकेशन गैप के बाद। तो वो कम्युनिकेशन ख़त्म होना तो बहुत ही खौफनाक चीज़ होती है ना, कि कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो जाए, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। चाहे आपके कितने ही ख़राब ताल्लुकात क्यों ना हो, एक ख़ास लेवल पे कम्युनिकेशन रहता है। मतलब हमारे ताल्लुकात इंडिया से अच्छे हों, ख़राब हों, लेकिन सफारती ताल्लुकात भी हैं और अस्करी लेवल पे भी ताल्लुकात रहते हैं। हर वक्त DGMOs राब्ते में हैं कि भाई कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए जिसके नतीजे में कोई एक्सीडेंटल कोई मामला हो जाए, कोई ऐसी। अच्छा, लेकिन यह है कि ग्रे जोन के अंदर मामला चलते रहते हैं, ग्रे जोन वॉरफेयर चलता रहता है। अच्छा, तो ये वहाँ जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि अब यहाँ पे क्या उसका असर पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। एक तो पहली बात तो ये कि ये वाक़या जब पाकिस्तान में हो रहे होंगे तो यहाँ पर पड़ोस में यहाँ पे सारी मतलब दुनिया के आम, सारी तो नहीं लेकिन दुनिया के G20 बड़ी मईशतें हैं, और वो 80% तो G20 में अभी भी, क्योंकि चाइना और सब हैं इसमें, तो वो सारा मिला के, और उसके बाद आसियान। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स क्या हैं पीछे, प्राइम मिनिस्टर मोदी उन पे तो हम बात करते रहे और वो हमें पता है, लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन, ज़ाहिर है उधर एक मामला, इलेक्शन ईयर है, चीज़ें कैसे क्लोज करनी है, कैसे होगा। ऋषि सुनाक आ रहे हैं वहाँ पे, और वो वहाँ पर बरतानिया भी इस वक्त एक अजीब से क्राइसिस में है बरतानिया, और वो इसलिए है कि ये देखें बड़े ज़बरदस्त इनका, यानी इंडिया से भी ताल्लुक़ है और पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है, इनकी फैमिली जो है वो दोनों लिंक्स बनते हैं। 43 ईयर्स ओल्ड हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इशू ये है सारा कि वहाँ पर आने से इनके यानी 30 तारीख को, 30 से 31 तारीख को वहाँ पे एक बड़ा बहरान चल रहा है। एक तो महंगाई का तूफ़ान और एक बहुत सियासी अदम इस्तेकाम, पिछले साल बहुत बढ़ गया, उससे पहले भी बढ़ गया था। ये 2016 का जो रेफरेंडम था ना ब्रेक्सिट का, कि बरतानिया निकल जाए यूरोप से और बड़ा गुडी गुडी हो जाएगा, आज़ाद फैसले करेगा और ये करेगा, और वो बात नहीं बनी। और मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि वो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इनके एक तो सियासी अदम इस्तेकाम वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी 2 महीनों में 3 वज़ीर आज़म गए हैं पिछले साल, लिज ट्रस, और उससे पहले जो है वो बोरिस जॉनसन, और फिर उसके बाद ऋषि सुनाक आए, और वो तो 44 दिन रही सिर्फ, लिज ट्रस जो दरमियान में आई थी। टोरीज की गवर्नमेंट है 2007-8 से, लेकिन ये है कि इतनी तेज़ी के साथ 6 वज़ीर आज़म मतलब इनके तब्दील होना, जबकि उससे पहले के 28 सालों को आप देखें तो आपको सिर्फ 3 लोग नज़र आते हैं। मतलब उससे 28 साल पहले आपको 3 वज़ीर आज़म नज़र आते हैं, स्टेबिलिटी नज़र आती है, आपको मार्गरेट थैचर नज़र आती हैं तवील अरसे, फिर आपको तवील अरसे जॉन मेजर नज़र आते हैं, फिर आपको तवील अरसे जो है वो टोनी ब्लेयर नज़र आते हैं। मतलब एक स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद जो ये जो आया है ये तेज़ी के साथ जो है, और अभी जो एक क्राइसिस खड़ा हुआ है वहाँ पे, वो ये खड़ा हो गया बरतानिया में कि उनके जो सेक्रेटरी दिफा हैं, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है बेन वेलिस, वो रिज़ाइन कर गए। अच्छा, वो रिज़ाइन कर गए हैं, और उनका जो रिज़ाइन करना है वो किसी अच्छे टेस्ट में नहीं हुआ। अगर उनका रेजिग्नेशन लेटर देखें तो उन्होंने जो रेजिग्नेशन लेटर अपना दिया है 30 तारीख को, और उसके बाद वो लेटर एक्सेप्ट हुआ है, तो वो उनका लेटर जो है वो किसी भी तरह से किसी अच्छे 30 तारीख को दिया। वो उन्होंने लिखा है पूरा कि मैंने 4 साल गुजारे और ये सारा किया, लेकिन उसके बाद जो उसमें एक जुमला उन्होंने लिखा है बतौर, देखें ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आई जेन्युइनली बिलीव दैट ओवर द नेक्स्ट डिकेड द वर्ल्ड विल गेट मोर इनसिक्योर एंड मोर अनस्टेबल। ये अपने इस्तीफे में लिख रहे हैं सेक्रेटरी दिफा बरतानिया, कि दुनिया जो है ये मज़ीद अनस्टेबल हो जाएगी और इनसिक्योर हो जाएगी। और जाहिर है कि मतलब ये अच्छा फ़ौज में भी रहे हैं पहले, और ये जो हैं ये आप ये देखें ना कि टेरी में जब आई हैं तो उनके साथ फिर ये मिनिस्टर बने, उसके बाद ये मतलब इनकी कंटिन्यूटी है 2019 से ये मौजूद है। गवर्नमेंट में किसी ने नहीं, ये उससे पहले भी वजीर थे, लेकिन सेक्रेटरी डिफेंस वो रहे हैं, और ये पहले फौज में भी रहे हैं। तो अच्छा, तो इनका जाना जो है वो इस लिहाज से कुछ अजीब सा है कि ये गालिबन बरतानिया तवक्को कर रहा था कि ये नेटो के सरबराह होंगे,
अच्छा, नेटो के सरबराह होंगे, लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो है वो इनको ये कहा कि कहीं कहा, मतलब बरतानिया के अंदर उनका प्रेस है वो कह रहा है कि जी ये इनको जाने पे मजबूर किया, प्रेसिडेंट बाइडेन ने ब्लॉक लगाया। अच्छा, आज जो टाइम्स न्यूज़पेपर है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पीछे क्या हो रहा है, यानी यहाँ पर ये हो रहा है लेकिन पीछे, वैसे ये अच्छा है थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं वहाँ से ना, बरतानिया से थोड़ा सा ऋषि सुनाक भी निकल के यहाँ आके लोगों से आलमी स्टेज पे, क्योंकि बरतानिया एक पूरा एक देखे ना, मतलब एक पार गई, दूसरी मर्ज हुई, दूसरी गई, तीसरी मर्ज हुई, तीसरी जा रही है, चौथी मर्ज, इस तरह से ये चल रही है ना तारीख आपकी। तो बरतानिया जो है वो मतलब है कि वो अपना एक जगह यूरोप से निकल के, यूरोप के मुल्क ज़्यादा आज़ाद फैसले कर रहे हैं, मतलब फ्रांस, जर्मनी, इटली। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि बेन वेलिस जो हैं, उनके आज जो टाइम्स न्यूज़पेपर है, और ये एक कोई टैब्लॉइड नहीं है, ये जो 8 स्लाइड है, बेन वेलिस स्पार्क्स यूएस डिप्लोमेटिक रो ओवर जिनॉक थ्रेट्स। अच्छा, यानी उसमें ये कह रहे हैं कि जी ये जो बेन वेलिस हैं वो इसलिए गए कि उन्होंने जो है वो बरतानिया के साथ अमेरिका के साथ उनके मामलात मुनासिब नहीं थे। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था नेटो की सरबराही में, ये ऐसे हुआ, ये चल रही है बात, और ज़ाहिर है कि बरतानिया का मीडिया इसको उठा रहा है। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, सिर्फ इसमें एक बात इंपॉर्टेंट देखें, ये जनवरी 2023 की स्काई न्यूज़ की एक रिपोर्ट है। अब ये बहुत, मैं इसको इस पर चाहूँगा कि हम ज़रा इसको गौर से देखें। स्काई न्यूज़ 30 जनवरी 2023, एक अमरीकी जनरल जो हैं, ठीक है, यानी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऋषि सुनाक के लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं पीछे। वो कहते हैं कि यूएस जनरल्स ने वार्न किया ब्रिटिश आर्मी को कि नो लॉन्गर टॉप लेवल फाइटिंग फोर्स, डिफेंस सेक्रेटरी रिवील। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि ऋषि सुनाक रिस्क फेलिंग इन इट्स रोल एज वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर अनलेस ही टेक्स अर्जेंट एक्शन गिवन टू द ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट पोज्ड बाय व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अमेरिका ने कहा कि आप अपने आप को ऊपर करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा अगर अमेरिका का कोई बिल्कुल अलाय है तो वो जो है वो इस वक्त बरतानिया है। लेकिन ऋषि सुनाक जो है वो पिछले हफ्ते उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं जाके, और ये मैं डेली मेल कोट कर रहा हूँ, सेकंड, ऋषि सुनाक हिंट्स ही कुड मीट शी जिनपिंग, मतलब उनका मेन ये था कि मैं शी जिनपिंग से मुलाकात करूँ, और नेक्स्ट वीक एज ही बैक्स फॉरेन सेक्रेटरीज विजिट टू चाइना डिस्पाइट। अच्छा, तो वो ये तवक्को कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर इस्तीफ़ा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट दोबारा है। स्काई न्यूज़ जो है वो रिपोर्ट बड़ी इसमें अजीब सी है। वो कह रहे हैं कि सीनियर जनरल ने इनको, ये है 30 जनवरी 2023, ठीक है, privately told Defense Secretary Ben Wallace that the British Army is no longer regarded as a top-level fighting force, defense sources have revealed. Achha, they said the decline in war fighting capability following decades of cuts to save money need to be reversed. अच्छा, क्योंकि जाहिर है कि प्रेशर आ रहा है यूक्रेन का। अच्छा, उसमें डिफेंस बजट 3 बिलियन का बढ़ाया जाए एक साल में, यानी ये अमेरिकन ने कहा ब्रिटिश उनको, ठीक है, सालाना। जी जी जी। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑफरिंग अ सेंस ऑफ स्केल ऑफ चैलेंजिंग फेस बाय द आर्मी, रॉयल नेवी एंड रॉयल एयरफोर्स, इट अंडरस्टूड दैट। अब आगे देखें, ये बहुत अजीब सी एक, और ये भी मौजूद है स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट। अच्छा, ये अगर हम आगे देखें तो वो कहते हैं कि आर्म फोर्स जो है वो अगर जंग छिड़ गई, यूक्रेन की जंग यहाँ हो गई, तो आर्म फोर्स की एम्यूनिशन नहीं है। यूके लैक्स द एबिलिटी टू डिफेंड इट्स स्काई अगेंस्ट द लेवल ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स दैट यूक्रेन इज एंड्यूरिंग। अच्छा, 5 to 10 years for the army to be able to field a war fighting division of some 25,000 से 30,000 troops banked by, ये बड़ी अजीब। अच्छा, आगे चलें, ये उसके बाद वो कह रहे हैं कि 30% जो यूके फोर्स है वो हाई रेडीनेस के ऊपर रिजर्व्स हैं, नेटो टाइमलाइंस में मूव नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है अमेरिकन कह रहे हैं बेन वेलिस को कि अब वो, जी कि आप जी आगे देखें ना, अमेरिकन जर्नल ने क्या कहा। अमेरिकन जर्नल यूज्ड अ टर्म टू रैंक द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्रीज मिलिट्री, उसमें टियर 1, टियर 2, टियर, इस तरह से वो कहते, वो कहते हैं कि टियर 1 जो टॉप टियर पावर है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया, चाइना और फ्रांस है, ठीक है। एंड एट अ स्टेटस द यूके आल्सो सीक्स टू होल्ड, यूके को भी आगे आना चाहिए। द 2 यानी टियर 2 जो है डिस्क्राइब अ मोर मिडलिंग पावर विद लेस फाइटिंग कैपेबिलिटीज लाइक जर्मनी और इटली। According to sources, the journal, American journal, referring to the army said, you haven't got a tier 1, it's barely tier 2.
ये क्या बात हो रही है, ये हो क्या रहा है अमेरिका और ब्रिटेन के दरमियान? आर्मी स्मॉलेस्ट सिंस नेपोलियन वॉर्स, जस्ट 76,000 स्ट्रॉन्ग, द ब्रिटिश आर्मी इज लेस देन हाफ द साइज इट वाज बैक इन 1990 इन स्मॉलेस्ट नेपोलियन टाइम। ये स्काई न्यूज़ पे आप जाएं, इसको सर्च करें, ये पड़ी हुई रिपोर्ट। अच्छा, ये पीछे इश्यूज हैं, और ये इश्यूज हैं जिसमें ये इनके सारे प्राइम मिनिस्टर के नहीं क्रिएट किए हुए, ये ऋषि सुनक के क्रिएट किए हुए, बल्कि शायद अब टोरीज के अंदर जो सबसे ज्यादा इस वक्त कोई स्टेबल आपको एक फेस है वो ऋषि सुनक। इशू ये है कि एक तो टर्मोइल पिछले साल का, यानी एक आप देखें ना 2 महीने में 3 वजीर आजम चले गए, और इन्फ्लेशन डॉक्टर साहब जो मलका रुखसत हो गई, जो नए बादशाह बने हैं वो 75 साल के हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा जो हैं वो 76 साल की हैं, उनकी वो मतलब वो अभी तक मतलब है कि वो एक अजीब सा वहाँ पे रॉयल फैमिली में भी और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें भी एक टसल चल रही है। अच्छा, बेन वेलिस का जाना जो है ना, बेन वेलिस का जाना, अब ये आज जो खबर आई ये कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने चूंकि चिनॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था तो इसलिए बाइडेन ने ये एक्सप्रेस इसको, ये 11 स्लाइड एक्सप्रेस यूके इसको किस तरह से बता रहा है कि बेन वेलिस प्लॉटेड, पहले तो मैंने टाइम्स बताया था ना, अब ये मैं एक्सप्रेस बता, मैं आपको बता रहा हूँ पीछे क्या हो रहा है, ठीक है, पीछे हालात। एक्सप्रेस जो फ्रंट पेज पे बता रहा है कि बेन वेलिस प्लॉटेड रिवेंज ऑन बाइडेन विद थ्रेट टू कैंसिल मेजर ऑर्डर फॉर चिनाव। अच्छा, तो ये जो है, और इससे पहले टेलीग्राफ जो जून का है कि ब्रिटेन फ्यूरी विद यूएस जो बाइडेन ब्लॉक्स बेन वेलिस फॉर नेटो चीफ। तो ये अब नेटो के अंदर जाहिर है कि उनके जो करंट नॉर्वे के जो साबिक प्रीमियर हैं वही कंटिन्यू करें स्टॉलनबर्ग, लेकिन ये है कि ये जो बाइडेन का एक इशू चलता रहा है, नेटो के अंदर अपने क्रैक्स हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इसमें देखना सिर्फ ये है कि आने वाला, अच्छा फिर बीबीसी पे कट लगे, देखें वहाँ पर सिचुएशन, ये मैं प्रेस गजट कोट कर रहा हूँ, ये कोट करना ज़रूरी होता है 11 जुलाई का 2023 का, ये आपकी सॉफ्ट पावर है, मतलब हार्ड पार, यानी ब्रिटेन को दोबारा वापस आना है, ये फैसला गलत था, बिल्कुल गलत था मेरा लोगों का नुक्ता नजर। ये जो था ना कि ब्रेग्जिट से निकल जाए, वो अभी उसके बाद के शॉक से नहीं निकल सका बरतानिया, और उसके बाद जो इन्फ्लेशन आ गई, कोविड आ, और बहुत सारे इश्यूज चढ़ गए, तो वो ईयू में रह के जो पावर थी वो अब शायद फ्रांस और जर्मनी वो आपस में डिवाइड हो गई है, किस तरह से फैसला कौन, लेकिन पहले ब्रिटेन का एक बड़ा। अच्छा, ये जो है ना 5वीं स्लाइड, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सॉफ्ट पावर बीबीसी का एक इम्पैक्ट पूरी दुनिया, मतलब बीबीसी ऐसा था, ये वर्ल्ड वॉर और उसके बाद बीबीसी कई दिहाइयों से दुनिया का पूरा, जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका या बीबीसी, ये मतलब एक होता था कि बस लोग सैरबीन सुन रहे हैं, लोग बैठे हुए इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, देखिए ना सैरबीन सुन रहे हैं लोग सारे बैठे हुए, और जनाब के सैरबीन आएगा और बीबीसी ने दे दी खबर, और मार्क टेली होते थे, और जनाब ये वो। अच्छा, मसला ये है कि वो इम्पैक्ट खत्म हो गया, और जो है वो उनका बजट भी काट दिया, ठीक है, उनका बजट, बीबीसी का बजट भी काट दिया। अच्छा, बीबीसी का भी बजट काट दिया, और साथ ही जो एंड्रयू मिशेल हैं, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये बात पता चले कि सिचुएशन क्या है। मैं गार्डियन कोट कर रहा हूँ 4 ये 6 दिसंबर 2022 का, यानी वो जो फॉरेन ऑफिस मेकिंग ड्रैकोनियन कट्स टू ओवरसीज एड। अच्छा, ये जो इनके एंड्रयू मिशेल हैं, ये इनके डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि ये देखें आप, वो कह रहे हैं कि इतना दूसरे मुल्कों को यूके एड बंद कर दी है कि डेवलपमेंट मिनिस्टर सेज दैट यूक्रेनियन रेफ्यूजीज हैव इफेक्टेड कॉस्ट व्हाइल यूके नो लॉन्गर ए डेवलपमेंट सुपर पावर। अच्छा, ये मिनिस्टर का खुद एडमिट करना भी बड़ी। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में ना उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है बरतानवी वजीर आजम पे कि इस ग्लोबल सिचुएशन में बरतानिया कैसे, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना आ रहा है तो बीबीसी के कट्स लग रहे हैं, फिर उसके बाद आप मुकम्मल तौर पे ईयू से अलग हैं और आप टोटल डिपेंडेंट हैं इस वक्त के जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने आपके बेन वेलिस को, बेन वेलिस अच्छे नोट पे तो नहीं गए ना, और अब ये चल रही है कि जी उन्होंने इंतकाम लिया है, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, और ये अजीब सी ये संडे टाइम्स है जो मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है। सर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये चलें, और अब अच्छा ये है हो रहा है सारा दाएं बाएं आगे पीछे हिजान, ये नाइजर के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए हैं कि फ्रेंच नहीं, फ्रेंच निकलें फौरी तौर पे, वहाँ से फौजें निकलें, सफ़ीर छोड़ें मुल्क नाइजर के अंदर, वो मामला जो हैं वो शायद आगे गबून या माली या वहाँ पे स्टार्ट हो जाएं। तो इस भारत में डॉक्टर साहब, जी भारत नहीं, भारत में तो आप जरा एथनिक क्लिनजिंग का इल्जाम लग गया आज, एथनिक क्लिनजिंग, वो आखिरी कुकी को वहाँ से आप जरा वक्फा लें तो उसके ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, तरक्याती फंड्स मुंजमद होने पर सियासी जमातें काफ़ी बरहम है। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया है। देखें, ये अब बहुत कुछ मतलब बहुत, क्योंकि एक आप समझे ना कि इस वक्त कई महाजों पे अदम इस्तेकाम है, तो ये मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते जो हैं उनके बाद ये क्या कहते हैं मंजर वाज़े होगा। लेकिन उससे पहले बहुत शिद्दत के साथ उसके पूरे जो सिस्टम, वो कहते हैं ना हैंगमैन खींचता है ना पकड़, हैंग हिम हाई तब जो कुछ सर पैर समझ नहीं आता, तो वो वाला सिनेरियो है। पूरा सिस्टम जो है ना वो हैंग हो गया। और उसकी वजह ये है कि रियासत है ना, मुल्क है, तो वो तो आप होस्टेज तो नहीं हो सकते ना। रियासत तो होस्टेज नहीं हो सकती इन छोटी छोटी चीज़ों की कि उसने ये ख़त लिखा है, उसने ट्वीट कर दिया, वो नाराज़ हो गया, वो आगे हो गया, ऐसे हो गया वैसे। लेकिन ये कि पॉलिटिकल सिनेरियो अगर आप देखें ना, तो वो इस तरह से है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो जेल में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत दुबई में, मुस्लिम नूर की क़यादत लंदन में। और मतलब एक अजीब सी सूरत हाल है ना। तो मतलब है कि और जो हैं मतलब है कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे, ये जो हैं यहाँ क्यों हैं, ये क्या जेल में ही रहेंगे। मतलब है कि इस वक्त वो टोटल जो है ना वो कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इस वक्त मतलब है कि आप समझ लें कि बिल्कुल मतलब आप देखें ना, मतलब है कि ये जो ये निगरां सेटअप है उसमें वज़ीर आज़म तो नहीं, एक शेखात उनकी ज़ाहिर मुलाकात, लेकिन जो बाकी काबीना है वो अपने आप को पीडीएम से रिलेट कर रही है। लेकिन मसला ये है कि वो पीडीएम से रिलेट कर रही है, तो फिर तो और ज़्यादा इशू है ना। फिर तो इशू ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में नहीं आए। हम तो गुजारिश करते रहे कि मियाँ साहब वापस आए, अगला हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, वो नहीं आए। नहीं हो रहा ना मामला। वो क्या मामला है, कुछ पता तो चले सर। अब वो ये है कि जी मियाँ साहब ने, यानी ये आप ज़रा बात इनकी, मैं अब क्या बात करूँ, मतलब है कि हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हैं जो रहनुमा हैं, और मैं उनको बात नहीं करना चाह रहा। कह रहे मियाँ साहब ने कंडीशन रखी है कि रियासत माफ़ी मांगे। तो यार एक मिनट ठहर जाओ, ये सीधे ये ऑन एयर भी कह रहे हैं बात। वो सब अपने गुनाहों की सहारे, मतलब बाकी सारे यहाँ पर पवित्र बैठे हुए हैं, तो मियाँ साहब ने कंडीशन अचीव, इसलिए वो कह रहे हैं जब तक माफ़ी नहीं होगी तो मैं इस भंवर से मुल्क को नहीं निकालूंगा। ये अरे ये क्या बात हुई? नहीं, अच्छा, मकसद वापसी के लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी है। मियाँ साहब ये बात कर सकते हैं क्या? मतलब इसको कोई बाय करेगा इस बात को कि मियाँ साहब ने कहा है कि 1 मिनट ठहर जाए? मतलब इस बात को कौन बाय करेगा कि मियाँ साहब ने कहा है कि सारे लोगों से कि आप जो है खड़े होकर बारी बारी सारे जो है वो माफिया मांगे मुझसे, मैं फिर आऊंगा। मतलब ये क्या बात हुई? ये मुझे नहीं पता कि ये इनके लीडर थे, वो हमारे जाहिर है कि कोई बात तो कहनी होती है पब्लिक को सुनाने की, अजीब सी बात नहीं है कि मैं फिर आऊंगा वापस। तो वो तो शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ चले गए। अच्छा, वो भी नहीं आ रहे वापस। अब शहबाज शरीफ भी नहीं आ रहे वापस। पहले तो भाई से मिलकर वापस, वो भी नहीं आ रहे। ये क्या मसला है भाई? उसके बाद वो बेवजवाड़ी की हद बाहर है। सुना है कि वो कुछ मतलब एक धबड़दूस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो रही है उनके लिए। उधर जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत अंदर है। और वो ये जो आज इंटरव्यू आ रहा है साबिक वज़ीर आज़म, नहीं निगरां वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब का, साबिक वज़ीर आज़म के तो इंटरव्यूज़ पे पाबंदी है। आपको मुझे लगता है कि उनकी याद आपको आ रही है इस वक्त, लेकिन बहरहाल उन पर पाबंदी है, उनका नाम लेने पर भी पाबंदी। इंटरव्यू कहाँ से आएगा? अच्छा, तो बात यह है कि वो जो है वो निगरां वज़ीर आज़म इंटरव्यू, और निगरां वज़ीर आज़म का इंटरव्यू, और जिसमें इंटरव्यू में वो ये बात करने जा रहे हैं 9 मई के हवाले से। और वो उस इंटरव्यू को सुन के तो लगता है कि जो मामलात हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन निगरां वज़ीर आज़म ज़ाहिर है कि वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, तो उनको अगर वो इतनी खौफनाक बात बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि मामला तो ख़राब हैं। अच्छा, तो उनकी फिर कैसे मामला बेहतर होंगे? तो उनके जो यानी जो उस तरफ लोग हैं वो भी 2-3 बातें, मामला तय हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। अच्छा, ये एक अजीब सा मामला। दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं सख्ती के साथ, ठीक है ना। परवेज़ इलाही साहब के और भी अभी आज कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया उधर से, वो गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो मसला ये है कि वो जो चीज़ जो बातें आपको नज़र आ रही हैं ग्राउंड पे वो चीज़ नहीं है। मतलब वो आपको बातों में नज़र आ रही है सब अच्छा, लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। अच्छा, ये वही वाला मामला है जो इस
निगरान हुकूमत को भी दरपेश है कि ये कह रहे हैं कि मसला नहीं है, और मसला है। मतलब मुझे बताएं ना कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के खिलाफ तो कोई साजिश कर सकता है, तो कोई साजिश कर सकता है ना। साजिश से मुराद ये कि हम, साजिश से मुराद ये कि कोई प्लान कर सकता है, कोई लॉन्ग मार्च आगे पीछे दाएं बाएं। मसले निगरां केयर टेकर सेटअप है ना, इस केयर टेकर सेटअप में तो वो तो पीटीआई तो बहुत सख्त इस वक्त क्राइसिस में है। तो बाकी तो मुस्लिम लीग नून के सारे वज़रा जो हैं वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मिल रहे हैं और वो बड़ा खुशी भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मसला ये एक बात, एक सवाल है, अच्छा इसका थोड़ा सा जवाब है मेरे पास, लेकिन सोचने की बात है। वो सारे जा रहे हैं, एक उनमें शख्सियत अभी गई, वहाँ पे जाके उनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, वो जी अच्छा, वो हालांकि उनका वो नहीं, आप मसला नहीं है, वापस आए और आपके लिए। अच्छा वो क्यों नहीं आ रहे फिर मियाँ साहब? भाई केयर टेकर सेटअप भी कह रहा है वापस आ जाएं। शहबाज शरीफ साहब ने उनको बैठ के क्या बताया कि क्या हुआ मियाँ साहब पीछे, और मैं क्या मामलात रहे, और जो आखिरी उनका बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो आखिरी बयानात में से था कि मैं 30 साल से लड़ रहा हूँ, तो 30 साल में तो बहुत कुछ हो गया ना नवाज शरीफ साहब के साथ। तो ये लाडलेपन में, मतलब लाडलेपन में इतना कुछ हो गया आपके तो भाई के साथ? नहीं, उनके साथ भी और उनके साथ भी, और इधर भी तो उधर भी, तो हिसाब दो तो ये जो है ना मामला सारा कुछ गड़बड़ है। अच्छा इंडिया में देखें, ये कांग्रेस के रहनुमा, ये अब बात बड़ी ज़्यादा हो गई है। अब ये खबर या तज़िया नहीं, कांग्रेस के बड़े रहनुमा है 19 स्लाइड मणिपुर, वो कह रहे हैं कि एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, एथनिक क्लिनजिंग मणिपुर। अच्छा, और ये लास्ट कुकी फैमिलीज को फोर्सफुली निकाला गया है वहां से, ठीक है, कुकीज क्रिश्चियंस, ठीक है। और ये उन्होंने बात की है, और ये बात कांग्रेस के रहनुमा, बड़े सीनियर रहनुमा, इसी बात को द हिंदू इस तरह कोट कर रहा है, 2 पेपर्स उनके कर रहे हैं कि जुमले, ये बात बड़ी खौफनाक है। और ये उस वक्त हो रही है जब वहाँ G20 जिसका कुछ फायदा नहीं होना। असल इशू ये है कि इंडिया, चाइना, रशिया ये किस तरह से आगे, और क्या ये जो नया नक्शा है ये देखें। ही क्लेम्स के ethnic cleansing complete in Impal Valley, Slum Center, state government. It marks a new low in India's descent into lawlessness. अच्छा, अब इशू ये है, देखें कि कुकीज को निकाल दिया वहां से, यानी वो कुकी वो कहाँ गए फिर? देखें, लोगों ने वहां पर ये बात पहले भी कह चुके हैं, ये मुझे कुछ बातें ऐसी, इंटरनल सियासत पे तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना, इलेक्शन होगा तो अर्ली होगा, बाद में होगा, अलायंस बन के, नहीं, इसको छोड़ें। स्ट्रेटेजिक इशूज़ या वो इशूज़ जो इंटरनल किसी आपको एक्सटर्नल मामला से, रीजनल वाक़ियात से, वो थोड़ी सी हम उस पर बात कर लेते हैं। ये जो सारा मामला है कि आसियान और जो अमेरिका के साथ ताल्लुक, वो आपका जो बैटल फील्ड ही जो है वो आपका पैसिफिक, बल्कि इंडो पैसिफिक, और मतलब सारा खेल ही उधर है, पर पूरी दुनिया में एक्सटेंड, जाहिर है लैटिन जो है वो अमेरिका तक या अफ्रीका तक चल रहा है मामला। लेकिन ये कि असल अगर आप हार्ड कभी खुदा ना खास्ता हॉट वॉर हो गई, तो उस हॉट वॉर तो का तो वही इलाका है सारा सर। अब मसला ये है कि उसमें ईस्ट जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, ये कैसे, ये जो मतलब आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट को आपने क्या छोड़ दिया है? क्या कोई ऐसा मामला हुआ है जिसके ऊपर आपका कंसर्न नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश चला गया वहाँ पे, अच्छा थोड़े दिनों के बाद एक सैटेलाइट पिक्चर्स आ जाती हैं, इसके बाद ये पूरी मूवमेंट के बाद कोई वाकया हो जाए, मुझे बताइए ना, अमेरिका क्या करेगा इस वक्त अगर वो दुनिया से कूच कर जाएं ये आपके दलाई लामा, तो क्या करेगा अमेरिका? दलाई लामा CIA प्रोजेक्ट था ना, तो वो अगर वो इंडिया में बैठे हैं, वो क्या करें मुझे बताएं? एक सेकंड क्या इंडिया अनाउंस करेगा, अमेरिका अनाउंस करेगा? अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से ताल्लुकात बेहतर किए अपने, ठीक है ना, बिल्कुल उनके ब्लिंकन का दौरा, और अब ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे हैं चाइना। क्या भारत को रेस्क्यू करने अब अमेरिका आएगा? वो यूक्रेन को देखे ना, यूक्रेन फंसा हुआ है कि किसी क्या मुसीबत में फंस गया सारा, वो उनका, और खासतौर पे यूरोप और नेटो, ये तो किसी, और ये जो बाकी पार्ट्स मिडिल ईस्ट के अंदर आपके सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना, ये अफ्रीका, और ये मतलब ये देखें ना, ये इस सिचुएशन में वो जो है वो आपका ये ख्याल है कि फिलिपीन कहेगा कि अच्छा जी हमारे मामला चाइना के साथ खराब हो गए तो ये अमेरिका हमें बचाने आएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई इस वक्त जो है ना, इसीलिए वो आपस में मिल के, मुझे जो जिस बात का जो समझ से मेरी बाहर है कि ये क्या कोई वहाँ पर ऐसा कोई बात है जो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि दोकलाम के बाद या उससे पहले उसके बाद इतनी असेसमेंट
गलत निकले, नहीं खराब वैसे हो। निकल भी सकती है, अफगानिस्तान में ठीक निकली है, ना, बहुत शुक्रिया बड़े डॉक्टर बड़ों साहब। की निकली ना, अफगानिस्तान के बिल्कुल असेसमेंट ऐसे खराब ही निकली, है, हमारी भी प्रोग्राम कुछ शायद थोड़ी बहुत खराब हो गई, मगर Calculation। बाकी तो टोटली उनके असेसमेंट्स जो है सर। वो अजीब ही हो गया ना बहुत मामला। शुक्रिया डॉक्टर क्या साहब, करें? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।